नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मुरादाबादी रांची में 28 दिसंबर 2025 से हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। बताते चले, इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने इस प्रतिष्ठित हॉकी लीग के आयोजन की तैयारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी से अवगत करवाया। समारोह के दौरान पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और फुटबॉल में किक मारकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। सांसद खेल महोत्सव के तहत कबड्डी, खो खो, कराटे, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसी लोकप्रिय खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित भी की जा रही हैं। बताते चले कि देश भर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को किया जाएगा। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा। इसी अवसर पर समापन समारोह आयोजित भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 21 सितंबर 2025 को रांची से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से खेल प्रेमियों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झारखंड के पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय भूंइया समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलाल भूंइया ने बंगाल के आसनसोल में गरीबों के घर तोड़े जाने पर जमकर बंगाल सरकार पर गरजते नजर आए हैं। दुलाल भूंइया ने आसनसोल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल सरकार प्रशासन के द्वारा किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी के घर को बेवजह तोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। झारखंड के जमशेदपुर के भुइयांडीह में भी दर्जनों गरीबों के घर को तोड़ा गया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हम सभी राज्य के सरकारों से मांग करते हैं कि गरीबों को विस्थापित करने से पहले पुनर्वास किया जाए और उचित मुआवजा भी दिया जाए, नहीं तो पुरजोर आंदोलन किया जाएगा और यदि गरीबों के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन गरीबों के आशियाने को तोड़ने नहीं देंगे। गरीबों की लड़ाई है। ये दलित, आदिवासी, मूल निवासी, यहाँ के जितने भी गरीब गुरबा लोगों का, जब अंग्रेज था तो इन लोग से कोयला निकाला। अब जो भारत सरकार भी इन लोग से कोयला निकाला। अब कोयला निकल गया तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब इन लोग को बोला कि तुम लोग विस्थापित हो, तुम लोग को हटाओ, तुम लोग अतिक्रमित हो। इन लोग को बुलडोजर से हटा रहा। एक एक घर को टूटेगा कम से कम 20-20 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया देना होगा घर के मूल्यांकन के हिसाब से, और नहीं तो जेल भरो आंदोलन। और ये जेल भरो आंदोलन होगा पूरा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अखिल भारतीय भूंइया समाज, दलित समाज के तरफ से इसकी लड़ाई पूरे जिस तरह से देश में बुलडोजर चल रहा है, जेल भरो आंदोलन का इसका बिगुल बजाया जाएगा। आज पश्चिम बंगाल, आज आसनसोल से बिगुल फूंक दिया गया है। चारों तरफ मशाल जुलूस होगा। भूंइया सरकार नहीं रुका। भूंइयाडीह में भी आपको, भूंइयाडीह जमशेदपुर में हुआ, बिहार में भी हो रहा, बंगाल में भी हो रहा, दिल्ली में भी हो रहा। और हमारे गरीब गुरबा जो है, मजदूर वर्ग के श्रेणी के लोग, दलित परिवार, पिछड़ा परिवार, आदिवासी परिवार, एसी, एसटी, ओबीसी लोगों को ज्यादा सताया जा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर बोकारो में अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित कर उनकी समस्याओं से रूबरू करवाया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, सह प्रभारी बेला प्रसाद, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, डॉक्टर इरफान अंसारी, प्रदीप यादव सहित कई नेताओं ने शिरकत की। आपको बताते चले, कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अपनी समस्या और अपने विचार को अतिथियों के समक्ष रखा। इस कार्यक्रम में सिख, मुस्लिम सहित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने काफी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इधर बात कर ली जाए तो इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा
की घटना पर भी लोगों ने खुलकर अपना विरोध जताया है। बताते चले अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अपने मुद्दों के साथ अपनी बातों को रखने का काम किया। इस पर एक सहमति बनी कि जल्दी आज उठाए गए मुद्दों से संबंधित मांगों को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्यमंत्री से मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि आज के समय से लोगों को अधिकार और उनकी योजनाओं की जानकारी देने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों को और कभी क्या किसी अल्पसंख्यक ने रिजर्वेशन की मांग की है? चाहे वो सिख कम्युनिटी से हो, चाहे वो जैन कम्युनिटी से हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, वो अपने काबिलियत के दम पर अपने बच्चों को कुछ शिक्षा देते हैं और उनके बच्चे अपने दम पर कार्य कर कमाते हैं। ये बात हमें समझने की जरूरत है और यही बात हमें हिंदुस्तान में जाकर तमाम उन नागरिकों को समझाने की जरूरत है। यही तो एक अवसर है जब विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर इस आयोजित सम्मेलन में अपनी अपनी बातों को यहां उपस्थित अल्पसंख्यक के नेताओं ने रखा। हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि एक हाई लेवल कमेटी हमारे माननीय दोनों मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, श्रीमती नेहा तिर्की जी और हमारे अल्पसंख्यक से जुड़े जो सीनियर नेता हैं, ये जो भी हमारे समस्याएं हैं अल्पसंख्यक से संबंधित उनको ये लोग नोट करके डिटेल से एक संक्षिप्त मेमोरेंडम बनाएंगे और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को, जिसमें हमारे सभी समुदाय के लोग रहेंगे, उसमें सिख के प्रतिनिधि रहेंगे और उसमें दूसरे भी माइनॉरिटी के सभी जो आते हैं सभी लोग रहेंगे और उनके जो समस्या है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। और उम्मीद है कि जिस तरह से माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस तो सब दिन उनके हित और हक के लिए बराबर कटिबद्ध रहती है, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार भी माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जो हैं इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, वह भी बराबर संजीदगी के साथ इन समस्याओं का समाधान करने हैं। मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कैसे खींच देगा इसको? भाई क्या है, मजाक है क्या समझते हैं आप? कमजोर समझते हैं अल्पसंख्यक को? कमजोर मत समझिए। ठीक है, सत्ता में आप हैं, सत्ता ही परमानेंट 5 साल तक है आपका, वही आप, लेकिन ये ठीक नहीं है। पैसे बहुत खराब किया है और बिहार में किसी तरह कोई विरोध नहीं हो रहा है। विरोध हो रहा है, आज जगह विरोध हो रहा है। क्या कहेंगे उनको? नीतीश कुमार, मैंने कहा ना कि नीतीश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए और उनके एक तो एज फैक्टर तो है ही, लेकिन ये पावर जो मिल गया अब लगा कि जैसे आसमान में चढ़ गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। नरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया है। शुक्रवार को चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के सरसा पहाड़ी स्थित एक रेस्टोरेंट में भाकपा माले द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि वर्ष 2026 चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के लिए विकास के लिहाज से अहम और सकारात्मक साबित होगा। विधायक अरूप चटर्जी ने बताया, विधानसभा चुनाव के दौरान नगर परिषद क्षेत्र के भ्रमण में जलापूर्ति, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई हैं। चुनाव जीतने के बाद इन बुनियादी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी गई। इसी क्रम में लंबे समय से लंबित शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 को चालू कराने के लिए लगातार प्रयास किए गए, जिसका परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। के झीलिया 2 पार्ट में झीलिया की अतिक्रमण होने के कारण काफी जगह जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है प्रत्येक वर्ष, जिसमें कम से कम 1000 से 2000 लोग प्रभावित होते हैं प्रत्येक वर्ष। तो इस झीलिया की पूरी नापी करते हुए हम लोगों को एक मास पिटीशन भी मिला है। तो झीलिया का पूरी नापी करते हुए पूरी सफाई का काम करेंगे, जिसमें दोनों तरफ गार्ड वॉल देते हुए गहराई करने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी बाढ़ ना आए। इस झीलिया के ऊपर 2 पुल भी है, छोटा छोटा पुलिया भी है जो दोनों तरफ कनेक्ट करती है।
तिवाड़ी पंचायत में शायद पड़ती है, एक नगर पालिका से क्षेत्र में पूरा पड़ता है, तो दोनों आपका वो पुल से शंकर टाकी या कुछ है, वो पुल से लेकर ये कुमारडवी वाला पुल तक बॉबी खन्ना का याद। बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति दशरथ गागराई कोडरमा पहुंचे। उन्होंने जिला में संचालित योजनाओं का जायजा लिया। लंबित योजनाओं को जल्द पूर्ण कराने का अधिकारियों को निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के 24 जिले सभी भौगोलिक दृष्टिकोण से पर्यटन क्षेत्र में आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। उसमें कोडरमा जिला भी शामिल है, जहां असीम संभावनाएं मौजूद है। खंडित जनादेश मिलने के कारण झारखंड का विकास कार्य प्रभावित हुआ है। साथ ही वे कोडरमा के लोकाई बागीटांड सड़क मार्ग का निरीक्षण करने के बाद बिरहोर समुदाय के लोगों से भी मिले। और विलम्ब जो चल रही है, समय से जो विलम्ब चल रही है, इस योजनाओं का विभागीय स्तर पर जो भी संवेदक विलम्ब से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर लिखित देते हुए समय से पूर्ण कराने का हम लोग निर्देशित किए। और समय से पूर्ण नहीं करता तो उसके ऊपर में विभागीय कार्रवाई जो होना है वो कार्रवाई होगी। क्योंकि कोडरमा जिला ये मेरे लिए दूसरी बार आना हो रहा है। पहले भी मैं इस जिला में एक बार समिति के द्वारा ही आए थे, उस समय मैं सदस्य के रूप में आए थे। आज यहाँ सभापति के रूप में मैं आया हूँ, क्योंकि झारखंड के सभी जिला लगभग अच्छे हैं। हाँ, कोडरमा को सर पर्यटन के क्षेत्र में और बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर सर कुछ बातें। क्योंकि झारखंड प्रदेश पूरे 24 जिला, पूरे राज्य का ही हम बात करेंगे। झारखंड प्रदेश एक ऐसे राज्य है, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य सरकार ने रखी है। निरसा के ग्यारकुंड क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह आस्था और भक्ति के उल्लास के बीच श्री श्री श्याम नवम फाल्गुन अमृत महोत्सव का शुभारंभ भव्य निशान यात्रा के साथ किया गया। यह आयोजन श्री श्याम दीवाने ग्यारकुंड की तरफ से किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बताते चले, निशान यात्रा की शुरुआत ग्यारकुंड स्थित आशीर्वाद मैरिज हॉल से हुई, जो श्री श्याम और दादी मंदिर न्यामतपुर तक भी निकाली गई थी। इस यात्रा में करीब 151 निशान लेकर श्रद्धालु भगवान श्री श्याम की भक्ति में लीन नजर आए। पूरा इलाका जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय और शीश के दान की जय जैसे गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा था। श्याम दीवाने ग्यारकुंड सभी श्याम प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन करता है। जो भी निशान प्रेमी इस निशान यात्रा में शामिल हुए हैं, आज श्री श्याम दीवाने ग्यारकुंड अपने 2 दिवसीय महोत्सव का पहला दिन बहुत ही भव्य निशान शोभा यात्रा जो कि आशीर्वाद मैरिज हॉल से निकाली गई है। यह निशान शोभा यात्रा पैदल श्री श्याम एवं दादी मंदिर न्यामतपुर तक जा रही है, जिसमें 151 महिलाएं, पुरुष, बच्चे भव्य निशान लेकर श्री श्याम एवं दादी मंदिर न्यामतपुर तक पैदल जा रहे हैं। सभी अपनी अर्जी और अरदास लेकर ये निशान श्री श्याम बाबा के श्री चरणों में चढ़ाएंगे। और हम सभी श्याम दीवाने ग्यारकुंड के सदस्य पूरी मनोकामना के साथ बाबा से ये अर्जी लगाते हैं कि जो भी निशान प्रेमी इस निशान यात्रा में शामिल हुए हैं, उन सभी की मनोकामना और अरदास पूरी हो। और भव्य भजन संध्या का आयोजन कल रॉयल चिरकुंडा इंटरनेशनल माइथन में किया जा रहा है, जिसमें भव्य भजन कलाकार हमारे बीच मौजूद रहेंगे। अतः सभी श्याम प्रेमी कल भजन संध्या में जरूर पधारें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री श्याम। झारखंड सरकार के द्वारा किसानों से धान फसल खरीदी पैक्सों के माध्यम से 15 दिसंबर से शुरू कर दिया गया है। वहीं कोडरमा जिला में 29 पैक्सों और 3 एपीओ के माध्यम से धान खरीदारी का कार्य चल रहा है। धान खरीदारी काफी तेजी से होने के कारण कई पैक्स गोदामों में जगह नहीं होने के कारण धान की खरीदारी भी प्रभावित हो रही है। कोडरमा जिला के आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने बताया, जल्द पैक्स गोदामों से धान का उठाव होगा, राइस मिल भी भेज दिया जाएगा। किसानों की भुगतान प्रक्रिया भी काफी तेजी से चल रही है। किसान अपने प्रखंड के किसी भी पैक्स में धान बेच सकते हैं। हम लोग खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में कुल 6 प्रखंडों में 32 धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन किया है, जिसमें सरकार के निर्देशानुसार 15 दिसंबर 2025 से धान की खरीदारी प्रारंभ कर दी गई है। सारे केंद्र संचालित अवस्था में हैं। किसान अपनी सहूलियत के अनुसार जिस भी केंद्र में पहुंच रहे हैं उनको हम लोग करंट मैसेज भेज रहे हैं और उनके ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से भी मैसेज भेज रहे हैं।
और उसी के अनुसार खरीदारी हो रही है। 32 के 32 केंद्र हम लोगों की तरफ से संचालित हैं। अब बीच में सर सूचना आ रही थी कि कुछ केंद्र अभी भी चालू नहीं हुआ है। नहीं, चालू हो गया है। सतगावा, मीरगंज वगैरह नहीं, वो चालू सारे केंद्र हैं। हो सकता है कि कोई किसान अभी वहाँ धान लेके पहुंचा ना हो, उस कारण हो सकता है कि धान में नमी हो या जो भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ से जो मशीन है और जनसेवक की प्रतिनियुक्ति है, नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है, वो सारे केंद्रों पे हो चुकी है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि सीसीएल के बी-एंड के क्षेत्र स्थित कारो ओसीपी में 68वां वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह 2025 पूरे उत्साह और गंभीरता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच सुरक्षा के प्रति चेतना को और मजबूत करना रहा। मंच से वक्ताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि कोल उत्पादन से पहले सुरक्षा सर्वोपरि है और एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षित खनन से विकसित भारत केवल नारा नहीं बल्कि हर खनिक की जिम्मेदारी है। इसके लिए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का नियमित उपयोग और जोखिम भरे कार्यों से पहले उचित आकलन बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलन, सुरक्षा विषयक संदेश, बैनर, पोस्टर और संवाद के माध्यम से कर्मचारियों को शून्य दुर्घटना के लक्ष्य के लिए प्रेरित किया गया। सीसीएल कारो प्रबंधन ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। वहीं कर्मचारियों से भी इन नियमों का पालन करने की अपील की गई है। खान सुरक्षा सप्ताह के इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि सुरक्षित खदान की मजबूत उत्पादन और सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। सप्ताह जो मनाया गया है कारो माइन में, बहुत ही अच्छा माहौल में बनाया गया है। लोगों में जागरूकता सेफ्टी के बारे में बताई गई। टीम जो आई जो खदान से, और जिसे टीम कन्वीनर श्री शैलेश प्रसाद जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से टीम का निरीक्षण किया, टीम के साथ में माइन का, और वो मैं सोचता हूँ कि अच्छे सुझाव भी उन्होंने दिए। और आईएसओ से भी आए बीपी सिंह साहब, उन्होंने भी अपना सेफ्टी के बारे में अच्छा मार्गदर्शन किया। वहाँ वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया कारो में। डीडीएम और टीम साहब और टीम के कन्वीनर एसडीओ सीएम से आए, पीओ साहब शैलेश प्रसाद सब आए और उचित दिशा निर्देश दिए और माइंस का इंस्पेक्शन किए। इसके लिए बेरमो सीओ संजीत कुमार सिंह ने गुरुवार की रात्रि लगभग 11:30 पर बेरमो प्रखंड सहित बोकारो थर्मल पहुंचे। इस बीच रेलवे स्टेशन सहित चौक चौराहे के फुटपाथ में सो रहे जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया। सीओ ने कहा कि सरकार द्वारा निर्देश है कि जरूरतमंद गरीबों के पास स्वयं जाकर उनकी समस्याओं का निदान करें, इसीलिए हम अपने सहयोगी टीम के साथ रात्रि में पूरा बेरमो प्रखंड में भ्रमण कर जरूरतमंद गरीबों को कंबल बांट रहे हैं ताकि ठंड में कोई भी अप्रिय घटना न हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था है वो शीतलहरी से निपटने के लिए हम दे रहे हैं। कि क्षेत्र में जो है ना शीतलहरी बह रही है और राज्य सरकार के द्वारा ये सभी लोगों को निर्देश है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि में भ्रमण करें और जो गरीब आदमी हैं, निसहाय आदमी हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, जिनके पास न रहने का घर है, छत है, वो बाहर रहते हैं स्टेशन में या बस स्टैंड में या चौक चौराहों पर, उनको शीतलहर से बचाने के लिए हम लोग आज निकले हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बोकारो थर्मल स्टेशन में अभी पहुंचे हुए हैं। जमशेदपुर में उलीडीही थाना क्षेत्र के NH 33 स्थित जमुना रेजिडेंसी के पास गुरुवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक आरओ प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग दहशत में आ गए। देखते ही देखते आग की लपेटें बढ़ती गई, धुएं का गुबार उठने लगा जिससे स्थिति और भयावह हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरओ प्लांट में कार्यरत एक कर्मचारी गैस चूल्हे पर खाना बना रहा था। इसी दौरान अचानक चिंगारी निकल पड़ी जिसने पास में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे प्लांट में आग फैल गई। प्लांट में रखा दुकान का सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। इस आगजनी की घटना में पानी की जार, मोटर, पाइप, बिजली से जुड़े उपकरण, प्लास्टिक सामग्री और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। प्रारंभिक आकलन में इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग की भयावहता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी है। दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची
और अब लगातार कार्रवाई जारी है। बताते चलें कि यहां पर जिस तरह से जमशेदपुर में ये बड़ी घटना हुई है, इसके बाद अब लगातार सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आग लगने से आरओ प्लांट जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। प्लांट में रखे सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और प्रशासन अधिकारी आग लगने के तमाम कारणों की जांच में जुट चुके हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे व्यावसायिक परिसरों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि आपको बता दें कि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जान की क्षति नहीं हुई है। समय रहते दमकल विभाग की कार्रवाई से आग को आसपास के इलाकों में फैलने से रोक लिया गया। प्लांट में रखा दुकान का सारा सामान आग की भेंट में आ गया। इस आगजनी की घटना में पानी की जार, मोटर, पाइप, बिजली से जुड़े तमाम उपकरण पूरी तरह से जलकर राख हो गए। प्रारंभिक आकलन में इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। आग की भयावहता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच में जुट गए। चतरा जिले में मौसम ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। आज सुबह पूरा जिला जो है कहीं ना कहीं इसी स्थिति में फंसा हुआ है, क्योंकि विजिबिलिटी यहां पर इतनी कम है कि चंद मीटर पर ही यहां पर पूरी तरह से एक ऐसी मोटी परत बन गई है, जिसके चलते लगातार विजिबिलिटी यहां पर घटती जा रही है। विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि चंद मीटर की दूरी पर भी देख पाना मुश्किल हो चुका है। 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरते पारे के बीच जहां जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया, वहीं जिला प्रशासन की सुस्ती ने आम लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी। सुबह सुबह चतरा की गलियों में विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चलने पर मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ी, जो इसे सफेद अंधेरे और कड़ाके की ठंड के बीच स्कूल जाने पर मजबूर हैं। वहीं शहर की चाय दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोग चाय की चुस्कियों के सहारे ठंड को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 10.2 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से अब तक अलाव यानी कि व्यवस्था नहीं की गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक कहीं भी आग की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण प्रशासन से मांग की जा रही है कि हर मुख्य चौक चौराहे पर अविलंब अलाय जलवाए जाए, ताकि राहगीरों और गरीबों को ठिठुरने से राहत मिल सके। लोगों का ये कहना है कि ठंड के कारण सुबह 9 बजे तक भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। ठंड इतनी पड़ रही है कि लोग घर के अंदर ही ठिठुर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन की ओर से आग्रह है कि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करें, ताकि लोग ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। धन्यवाद। नगर पालिका के द्वारा क्या आपका व्यवस्था किया जा रही है? नगर पालिका से भी आग्रह है कि इस कपकपाती ठंड को, हड्डी में छेद करने वाले ठंड को देखते हुए जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करें, तपा सके। ठंड काफी जबरदस्त है, जानलेवा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।